इंसानों की ऐसी बुराई है जिसमें उलझते भी हम हैं, फंसते भी हम हैं, पछताते भी हम हैं और अंत में पिछड़ते भी हम हैं। इस प्रकार देखा गया कि ये बुराई ऐसी है ना कि जिसको जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। अब आज देखिए, आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है परमाणु संरचना। ये क्लास 9 के साइंस का, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का ये हम लोग का सिलेबस में आता है और ऑल बोर्ड्स में इसको यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है इसका। तो देखिए, परमाणु संरचना में पहले हमको देखना है कि जैसे हम लोग की घर, इमारतें ईंट से सज करके एक भव्य रूप लेती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आसपास जितने भी हम लोग का पदार्थ है ये सभी परमाणुओं से सज करके ही रूप लेता है। इस प्रकार देखा गया है कि परमाणु का हम लोग का होता है एटम्स, यानी परमाणु की परिभाषा देखा जाए तो उसमें आता है कि वो सूक्ष्म कण जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। हालांकि कुछ निष्क्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए तो ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, एक्सेप्ट टू नोबल गैस, यानी आदर्श गैस को छोड़ करके। अब है कि इसमें देखा गया है कि इसके भी कुछ गुण होते हैं और ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर शॉर्टकट में छोड़ दिया, जगह नहीं था तो इसके भी हम लोग का कुछ गुण होता है। उस गुण के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें जैसे कि गुण, परमाणु का गुण देख लीजिए, परमाणु का गुण, तो इसका हम आज बता रहे हैं आपको कुछ गुण। देखिए, पहला गुण यह है कि यह सूक्ष्मतम कण है। पहला गुण यह है कि सूक्ष्मतम कण है और इसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भी हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख पाते हैं, इसको विशेष टेक्निक से देखना पड़ता है। अब है क्या कि इसमें एक बात और देखना है हम लोग को कि ये करता क्या है हम लोग का। तो ये दूसरा हम लोग का देखा जाए कि पहले तो बता दें कि सूक्ष्म कण है, दूसरा देखा जाए तो यह हम लोग का एकल यानी कि सिंगल में रहता है और सिंगल में रहना ही एक सब टेंडेंसी है। जैसे कि ये हम लोग का ले लिया जाए कि H2 यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु, फिर ले लीजिए हम लोग का N2 नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु। इस प्रकार से देखा गया कि ये सिंगल बॉन्ड में सिंगल रहना चाहते हैं अर्थात एकल रहना चाहते हैं। और तीसरा इनका देखा जाए तो इसमें देखा गया क्या कि ये हम लोग का बहुत से क्रियाशील होते हैं, यानी परमाणु बहुत से एक्टिविटी दिखाते हैं और तुरंत किसी भी तत्वों के साथ मिल करके उसके फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। और चौथा क्या देखा गया है कि यदि इनको सजा दिया जाए, लाखों परमाणुओं को एक सजा दिया जाए अच्छे से करके, तो एक पुस्तक की आकार की रचना हो जाती है जिसमें इनकी एक त्रिज्या होती है जिसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और इस त्रिज्या को मापते हैं हम लोग किसमें, तो नैनोमीटर में मापते हैं। देख लीजिए, नैनोमीटर में हम लोग परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं। और हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है सभी परमाणुओं से कम होती है, अर्थात इसकी 0.0357 के आसपास, नैनोमीटर के आसपास होती है। अब देखना क्या है कि 1 नैनोमीटर हम लोग का जो होता है ये हम लोग का होता है 1/10⁹ मीटर, अर्थात 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये हम लोग का हो गया परमाणु के बारे में कुछ विशेष गुण। अब आगे देखिए कि परमाणु संरचना जब हम करते गए तो इसमें देखा गया क्या कि इसमें कई तो बातें आई है। जैसे कि इसमें हम लोग का मेन है कि परमाणु संरचना में मौलिक जो गुण है वो हम लोग का है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, आवेशहीन होता है। इस प्रकार से बोला गया है कि परमाणु हम लोग का उदासीन होता है, उसको हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का एक हुआ ऑर्बिट, कक्ष। यहाँ पर हम लोग का हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। और इसमें एक और ऑर्बिट बनाते जाइए। ऐसे करके हम लोग का कक्ष बनते हैं, यानी ऑर्बिट बनते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन देखा जाए
तो ये हमेशा वृत्ताकार पथों पर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स केंद्रक में पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। इस प्रकार से देखा गया कि कक्ष जब पोजीशन हम बताएं तो पोजीशन में दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सर्कुलर जो ऑर्बिट का जो पाथ होता है उस पर घूमता रहता है, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब देखने क्या है कि इसमें हम लोग का सेल जो होता है कक्ष, वो हम लोग का स्टार्ट होता है के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू तक होता है हम लोग का ये के एल एम एन ओ पी और क्यू, इसमें ऑर्बिट में हम लोग का होता है। तो अब इसमें देखना क्या है कि मैक्सिमम हम लोग यदि निकालना चाहें इनका कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं इन सभी कक्षों में, तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, और यहां देखिए जैसे कि एक फार्मूला होता है हम लोग का 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर एक फार्मूला होता है, और इसी पर हम लोग इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 2 3, फर्स्ट ले लिया जाए के ऑर्बिट का, ले लिया जाए हम लोग का कक्ष का, तो इसका 1 आता है पोजीशन में। तो जब 1 आता है तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 1 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम लोग का के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी के कक्ष में। उसके बाद और देखा जाए एल कक्ष में देखा जाए यदि, तो एल में हम लोग का कितना 2 संख्या है, तो 2 × 2 स्क्वायर यानी 2 × 4 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर पहले पर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इनकी इलेक्ट्रॉन्स रखने की कितनी शक्ति है, पावर है, और इस शक्ति को हम लोग इसी के माध्यम से निकालते हैं, अर्थात 2n स्क्वायर फार्मूला के माध्यम से हम लोग रख करके इसका निकाल लेते हैं। अब देखना क्या इसमें कि किसी भी स्टूडेंट को यदि निकालना है तो एकदम ईजी है, रास्ता चलते हुए निकाल सकते हैं कि कितना पावर इसमें होगा। एक और देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोग को, के का मान तो ये हो गया, एल का हो गया। अब देखिए एम का हम लोग का नंबर 3, देखिए 1 2 3 4 के एल एम एन ओ पी क्यू, तो इसका 2 × n का मान 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग का 2 × 9 अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में आएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, और ये हम समझ सकते हैं कि हमारे किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।